यादव जी हैं और मंत्री हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में समय यादवों की बहुत खराब स्थिति है। पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन आपको देख के मेरा दिल प्रसन्न हो गया है। नेता हमारे यहाँ के भी सर बहुत अच्छे हैं। मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे देश में कर रखा है। हमारे कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है। अभी 1 महीने पहले हमारे कानपुर के विधायक ने वृक्ष लगाया पौधा, उसको आधे घंटे बाद एक बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। ताली जोरदार बजाइए, आपको लगना चाहिए मैं भीड़ में हूँ। हाँ, बहुत देर बाद नंबर आया है, कभी मैं बहुत अच्छा हूँ तो आपको मजा आ जाएगा, बिल्कुल इसकी बिल्कुल गारंटी। अरविंद भाई ने ऐसे थोड़ा उनको बुला लिया है। अब हम इंतजार कर रहे थे भीड़ में पढ़ने की आदत हो। सर मैं कानपुर से आया हूँ, गणेश शंकर विद्यार्थी जी की चर्चा चल रही थी। मैं आपको बता दूं, हमारा कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी जी की वजह से ही जाना जाता है। क्या बात है, क्या उनका बलिदान हमारे कानपुर में हुआ। बिल्कुल सही बात है। दंगा रोकने के चक्कर में उनके प्राण चले गए थे। मैं उस कानपुर से आया हूं और मैं कृतज्ञ हो गया हूं रविंद्र भैया का कि इन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम में मुझे बुलाया। आप कभी कानपुर आइए, पूरे विश्व में सबसे अगर अलग शहर आपको कोई दिखेगा, लगेगा कि कहाँ के लोग यहाँ आगे बस गए। पूरे हिंदुस्तान में सबसे विचित्र शहर अगर कोई है तो मेरा कानपुर है। आप कभी जाइए बनारस, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां पे लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आप जाइए। आप कभी आगरा जाइए तो वहां पे लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। कभी आप हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां पर लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। तो सर मैं उसी कानपुर से आया हूँ। इतने अद्भुत लोग हैं कि पूरे विश्व में इतने अद्भुत लोग आपको मिल ही नहीं सकते हैं। मैं कानपुर में एक स्कूल में पढ़ाता हूँ सर। कोई हाथ कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछ लिया, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा? तो उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो है, तो लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। ताली भी कमजोर है आपकी, ताली बजाते रहिए, बिल्कुल महसूस कराते रहिएगा। तो बहुत अद्भुत लोग हैं हमारे। तो हमने दूसरा क्वेश्चन अपने स्टूडेंट से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाए तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा दाऊद के गिरोह में शूटर हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। तो मास्टर भी बहुत होशियार होते हैं। इधर हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। त्रिपाठी जी चले गए क्या सर? कहाँ गए? चले गए। बहुत अच्छा बोल रहे थे वो। मैं पत्रकारों की बहुत इज्जत करता हूँ और सबसे ज्यादा मैं अगर किसी से डरता हूँ पिताजी के बाद तो पत्रकारों से। घर में पिताजी निपटा देते हैं, बाहर पत्रकार निपटा देते हैं। और सबसे ज्यादा अगर डर किसी से लगता है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार से। एक बार हमारे गांव में एक कुएं में एक आदमी गिर गया। जब वो निकल रहा था तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक पत्रकार ने माइक उसके मुंह में घुसेड़ के पूछा आपको कैसा लग रहा है? वो बेचारा फिर नीचे गिर गया। अब हमारे गांव के किसान वो कसम खाए था कि ये पत्रकार सबको निपटाते, इस पत्रकार को हम निपटा के रहेंगे। तो पत्रकार उस किसान के पास गया, कहने लगा ये जो 2 बकरे हैं, 2 बकरों के साथ आप बैठे हैं, इनको क्या खिलाते पिलाते हैं? किसान तो कसम खाया था कि इसको हम निपटाएंगे। किसान ने पूछा किसको? काले वाले को, सफेद वाले को? उसने कहा काले वाले को। बोला काले वाले को हम घास खिलाते हैं। तो उसने कहा सफेद वाले को क्या खिलाते हैं? उसने कहा इसको भी घास खिलाते हैं। पत्रकार ने कहा इसको बांधते कहाँ है? किसान ने फिर पूछा किसको? काले वाले को, सफेद वाले को? उसने कहा काले वाले को। बोला काले वाले को घर के बाहर एक झोपड़ी वहीं बांध देते हैं। उसने कहा सफेद वाले को? उसने कहा उसको भी वहीं बांधते हैं। पत्रकार ने फिर पूछा जब उसको भूख प्यास लगती तो उसको क्या खिलाते पिलाते हैं? किसान ने फिर पूछा किसको? काले वाले को, सफेद वाले को? उसने कहा काले वाले को। बोला काले वाले को हम पानी पिलाते हैं। उसने कहा सफेद वाले को? उसने कहा इसको भी पानी पिलाते हैं। किसान का गुस्सा 7वें आसमान पर। उसने किसान का गिरबान पकड़ लिया पत्रकार ने। उसने कहा साले जब दोनों बकरे एक साथ एक ही काम कर रहे हैं तो बार बार क्यों पूछ रहा है कि काले वाले सफेद वाले को? तो उसने कहा डरते हुए कहा साहब काला वाला हमारा है। उसने कहा सफेद वाला? उसने कहा वो भी हमारा है। तो ताली बजाइए एक बार जोरदार। तो अभी हम भी आप लोगों के ही हैं। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं साहब। आपको सबसे विचित्र देश अगर पूरा शहर मिलेगा पूरे विश्व में तो कानपुर मिलेगा। आपको सही बता रहा हूं। मंत्री जी जीवन का हमने सबसे बड़ा पाप एक बार ये किया
कानपुर वाले के लड़के से टाइम पूछ लिया। हरियाणा के कवि सम्मेलन से रवींद्र भाई ने बुलाया था, मेरी घड़ी खराब। हाँ, कानपुर पहुंचे तो लड़का बैठा था। हमने कहा भाई साहब टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कह रहे गुरु तुरंत निकल लो, टाइम बहुत खराब है। तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा, हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना। तो हमने कहा भाई टाइम खराब है तो ये तो बता दे तेरा मूड क्यों खराब है? कहने लगा हमने एक लड़की से कहा बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम सारे हमारे मुंह लगे हो, हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना। तो हमने कहा यार मुंह ना लगना, किस बात पे इतने डिस्टर्ब हो? कहने लगा गुरु हम एक लड़की से प्यार करते थे, 5 साल से हम उसके चक्कर में लगे थे, वो हमारे चक्कर में लगी थी। हम समझते थे कि ये हमसे प्यार करती है, हम इससे प्यार करते हैं। हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित, सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। तो हमने कहा इसमें हुआ क्या? कहने लगा हमारे यहाँ नगर निगम का चुनाव है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट, पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। एक लड़का तो कान में नारा लगा रहा था, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। ताली बजाइए जोरदार एक बार आप। तो हमारा शहर कानपुर इतना अद्भुत है, विश्व में इतना अद्भुत देश है। राम हमारा चला गया, बहुत अच्छी देशभक्ति कविताएं पढ़कर गया, पाकिस्तान को ललकार के चला गया। मैं तो साहब हास्य कवि हूं। अभी नीरज चोपड़ा ने जब भाला फेंका, स्वर्ण पदक जीता, भाला फेंक के जीता था ना, तो एक वीर रस के कबीर हमसे कहा गुरु अगर यही भाला हम पाकिस्तान में फेंक दें तो पाकिस्तान तो निपट जाएगा। हमने कहा नहीं, हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा। मैंने 4 लाइन से पाकिस्तान को निपटा दिया है। आपको लगे हाथ कभी भी पाकिस्तान को निपटा सकते हैं, देशभक्त होते हैं तो जितने लोग हैं हाथ उठा के ताली बजा के मुझे शुरू करना। हमने कहा कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। तो हम लोग साहब ऐसे ही निपटा देते पाकिस्तान को। तो मंत्री जी एक लड़के ने हमसे कहा कि गुरु ये स्वर्ण पदक हरियाणा के लोग जीतेंगे, पंजाब के लोग जीतेंगे, तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश के लोग कितने आलसी हैं, कितने नकारा हैं। तो सर हमें बहुत खराब लगा। हमने कहा ऐसा नहीं है, हरियाणा के बच्चों में, हमारे मध्य प्रदेश के बच्चों में, उत्तर प्रदेश के बच्चों में बहुत अंतर है। हरियाणा का बच्चा सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले वो जिम जाता है, जिम जाने के बाद आता है, 2-4 घंटे मॉर्निंग वॉक करता है, 4-5 किलो फल खाता है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, फिर वो सो जाता है। शाम को 6 बजे फिर उठता है, फिर वो जिम जाता है, फिर टहलता है, फिर 2-4 किलो फल खाता है, फिर वो सो जाता है। कुल मिला के हरियाणा और पंजाब के लड़के एक दिन में 4-5 घंटे जिम, 4-5 घंटे वो मॉर्निंग वॉक करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के लड़के सुबह 9:30 बजे सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। और सबसे पहले जाता है वो घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक में पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। फिर वो घर आके सो जाता है। शाम को 7-8 लड़कों के साथ वो बियर की बोतल खोलता है तो उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है, भाई साहब पहचाना, प्रणाम, सुबह मिले थे। अब दरोगा समझता गुरु इस समय इसके तो मुंह ना लगो, इस समय इसके लगी हुई है। दरोगा उसका फोन काट देता है। फिर वही दरोगा मारते मारते 12 बजे उसको थाने ले आता है और अपनी सेल्फी डालता है वही दरोगा, गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस के साथ धरे गए। ये होता है हमारे मध्य प्रदेश में। फिर गुड्डू भैया की रात भर होती है सिकाई, 3 दिन बाद लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है, फिर वो छूट के आता है, फिर वो लेता है सेकेंड हैंड स्कॉर्पियो, फिर वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ता है, उसके बाद वो विधायक बन जाता है, उसके बाद वो राज्य मंत्री बन के कवि सम्मेलन को सुनते हैं। यहाँ के मंत्री जी के लिए बिल्कुल नहीं, मुझे सुरक्षित है, ताली बजाइए एक बार जोरदार, मुझे सुरक्षित घर भी जाना है। बहुत अच्छे लोग हैं साहब। आप श्वेता जी बहुत अच्छी पढ़ के गई, प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी। मंत्री जी मैं कसम खा के कह रहा हूं कि मैंने कभी प्यार नहीं किया है। मैं लड़कियों से इतना दूर रहता हूं, लड़कियों की सर एक बीमारी होती है, किसी लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तो हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी। तब उसने बताया हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो हम कभी प्यार नहीं करते हैं,
लड़कियों की एक बीमारी होती, किसी लड़की का गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो साहब मैं इसीलिए प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूँ। असल में लड़कियां सर बहुत इमोशनल होती हैं, बहुत भावुक होती हैं। कभी कभी लड़कियां बड़ी लाड़ में आ जाती हैं। तो एक बार एक लड़की लाड़ में आ गई, उसने हमको फोन किया, उसने हमसे कहा कि सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कहा हम लोटा लेके खेत में बैठे क्या भेजते हैं? अरे भाई जोरदार है सर आप लोग। हाँ अगर अच्छा लग रहा है, मजा आ रही हो तो हाथ उठा के ताली बजा दीजिए आप। सब मैं भेड़ का आती हूँ लेकिन सुन बहुत अच्छा रहा है तो मैं प्रणाम करता हूँ। तो मैं लड़कियों के साथ बहुत दूर रहता हूँ। असल में ऐसा नहीं कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे गजब बच्चे क्या बात है, मेरी 10-12 गर्लफ्रेंडें थी उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार नहीं थी तब। योगी जी की जिसने सरकार बनी हमने सबसे पहले सबसे राखी बंधवाया, क्योंकि यूपी पुलिस ने सबसे ज्यादा तुड़ाई अगर किसी की तो मजनूओं की। तो मैंने 4 लाइन लिखी उसी बीच की, मैंने प्यार क्यों नहीं किया। आपको मजा आ जाए तो फिर आप ताली बजाना। मैं प्यार क्यों नहीं करता हूँ। एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया, फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उस रास्ते में ले लिया। तो मैं इसी चक्कर में साहब बहुत दूर रहता हूँ प्यार मोहब्बत से। अच्छा हमारे रवीन भाई हैं, कहने लगे यार ये हेमंत पांडे जब भी तुम आते हो प्यार नहीं करेंगे, लड़कियों से दूर प्यार मोहब्बत से भागते हो, क्यों ऐसा करते हो। तो मैं मंत्री जी बता दूं, मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ। मेरा एक बचपन का दोस्त है कानपुर का, उसने हमको एक लव स्टोरी सुनाई थी रोते रोते। हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी, तब से हमने कसम खा ली न प्यार करेंगे न किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी हम आप पूरे मध्य प्रदेश, पूरे यहाँ पर जितने लोग हैं सबको सुना दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है अगर किसी की हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना, मेरा चैलेंज है ये। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो केजी में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो फर्स्ट ईयर में आई। फिर हम IIT की तैयारी करने लगे। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में लड़के इंटर के बाद या तो IIT करते हैं या SSC करते हैं, तो हम IIT की तैयारी करने लगे। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, फर्स्ट ईयर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो BA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो MA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने B.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने M.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने M.Phil कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने PhD कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा IIT के पेपर है। अब हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना आप लोग। तो हम लोग साहब प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहते हैं। अच्छा हम लोगों को सीरियस नहीं लेता, हम लोगों को शादी बहुत मुश्किल में होती है। हम लोगों को शादी नहीं होती है, रिश्ते हमारे घर पे आते हैं, कभी पता चल जाए लड़का हाथ से कभी रिश्ते वहीं से लौट जाते हैं। तो हमारे रवीन भाई बहुत अच्छे संचालक, बहुत अच्छे गीतकार हैं, मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में कर रहे हैं। ये जितने बड़े कवि उतने बड़े ज्योतिषाचार्य भी हाथ देख लेते हैं। हमने हाथ दिखाया, हमने कहा भाई साहब हमारी शादी कब होगी, तो हमसे कहने लगे 2035 तो कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद, बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। तो हमारी शादी बड़ी कैंसिल हो गई साहब। एक रिश्ता हमारा एक दिन आया तो लड़की के माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है, तो हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते हैं, बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी, बोले वो भी कवि। बोली के घर में कोई इंसान नहीं है। रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, फिर लड़की के माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है, तो हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले शादी मंजूर। अच्छा कवि के नाम से कई रिश्ते लौट, हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों, तो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तो तमाम रिश्ते हमारे लौट गए साहब। लेकिन एक दिन हमारी शादी तय हो गई। मैं कानपुर में रहता हूँ, उसके 100 किलोमीटर आगे लखनऊ है। तो लखनऊ में पिताजी ने शादी फाइनल कर दी और कहा सुबह 11 बजे तैयार होकर चलना, शादी फाइनल। हम तैयार होकर नहा धो के बिल्कुल सूट वूट बन के तैयार। 11 बजे होने वाली बीबी को देखना था। 11:15 बजे पिताजी का फोन आया, कहने लगा बेटा ऐसा है, हमको ऑफिस में काम आ गया है, तुम अकेले जाओ और होने वाली बीबी को पसंद करो, शादी फाइनल। पर एक बात याद रखना कि ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, ये घर की परंपरा है, पहली बार किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं। तुम ब्राह्मण कुछ लेके चले जाना। हम सर उत्तर प्रदेश के हम कट्टा लेके चले गए। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी, तो जमानत के बाद भी रिश्ते हमारे आए।
तो एक दिन हमारी शादी हो गई, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, रविंद्र भैया पूछ लेना, बारात आए थे। भारत और पाकिस्तान का मैच था क्रिकेट का, 2-4 साल पहले जब हुआ था वर्ल्ड कप का। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा, कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बिना सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात में पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब, हमने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहा हो, देख के हमको। हमने कब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट पर इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहाँ हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? ताली तो आप लोग ऐसे बजा रहे थे, बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले मैं शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बह गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बह गई तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने वैसा मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते अपने को होश आया तो हमने अपने को जंगल में पाया। वहां 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो ना, बीबी को विदा कराना है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है गुरु, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है। सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने किसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। तब से बीबी नहीं ढूंढ रहे, घोड़ी ढूंढ रहे। ताली आप मन हो तो बजा सकते हैं। आप लोग कहे तो हम बस करें, नहीं तो कोई तो और सुना दें, थोड़ा ताली बजा के बताइए। हाँ तो साहब मैं तो उत्तर प्रदेश का आया हूँ। ये हमारे कुछ मेहमान आ रहे हैं लग रहा। आइए आगे वाली सीट पे आप लोग भी विराजमान हो जाइए। आइए मंत्री जी का आपने आशीर्वाद भी लिया। नगर निगम को चुनाव जल्दी है क्या? इस समय मंत्री जी हमारे बहुत अच्छे करते हैं, बहुत सरल हैं। हम कवियों को सुन रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ कुछ बातचीत हो जाए तो उसके बाद बीच में बातचीत होती है, थोड़ा सा हम लोग। आइए भैया बैठिए बैठिए बैठिए। तो मैं साहब बता रहा था, मैं उत्तर प्रदेश का हूं। ये कवि सम्मेलन रविंद्र भाई बता रहे थे कि ये कोरोना के बाद ये बड़ा कवि सम्मेलन हुआ। असल में वैक्सीनेशन जब पूरे देश में हुआ तो कवि सम्मेलन भी शुरू हो गए। हमारे उत्तर प्रदेश में भी कवि सम्मेलन बंद हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो वैक्सीनेशन पूरे देश में हुआ और सर्वाधिक अगर वैक्सीनेशन कहीं हुआ तो हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ। मैं भी लपेटे में नेताजी के शो में आता हूँ, सुदीप भोला जी भी आते हैं, मैं भी उसमें आता हूँ। तो मैं भी नेताओं को लपेटता हूँ। मेरे सामने चाहे कांग्रेस के नेता हूँ चाहे भाजपा के नेता हूँ, लेकिन भाजपा के नेताओं को मैं इस समय कम लपेटता हूँ। उसका एक कारण है कि एक कारण तो यह है कि मैं कानपुर का हूँ। दूसरा कारण यह है कि मैं कार से चलता हूँ। कानपुर के कुछ लोग कार से मध्य प्रदेश तक आए थे ना। फिर यहाँ की पुलिस जब भेजने गई थी तो कार पलट गई थी रास्ते में। तब से हमने कसम खा ली कि मध्य प्रदेश में किसी को कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें भी सुरक्षित घर जाना है। तो मैं बता रहा था आपको, लपेटे में नेताजी में मैं भी आता हूँ। तो एक नेता ने कहा था कि वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, ये भाजपा की है। तो मंत्री जी मैंने 4 लाइन में उनको लपेटा। लपेटे में नेताजी में उन्होंने कहा वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, भाजपा की है। तो मैंने 4 लाइन उनको सुनाई। हमने कहा सबको लगेगा दिन में, तुमको रात में लगाएंगे। इन्होंने कहा था वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हमने कहा सबको लगेगा दिन में, तुमको रात में लगाएंगे। जो बच के निकल के भागेगा उनको घात से लगाएंगे। राम भक्तों को टीका लगेगा आराम से बहुत, पर दंगाइयों को योगी जी अपने हाथ से लगाएंगे। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में साफ था। अभी इमरान खान जब निपट गए, जब 370 मोदी जी ने हटाई तो इमरान खान ने कहा इस पर हम इंटरफेयर करेंगे, मध्यस्थता। तुमने कहा गुरु इस काम के लिए मोदी जी हैं, तुम्हारी क्या जरूरत? तो मैंने 4 लाइन में उनको भी निपटा दिया, वो भी निपट गए। तो फिर आप ताली बजाना। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, सर की पगड़ी। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, गोली चली इधर तो उस पार चली जाएगी। हमारे घर के मसले में तुम मम्मा ना बनो, अमित शाह को भेजेंगे तुम्हारी सरकार चली जाएगी। तो ये हमारे सब उत्तर प्रदेश में साफ है। आप लोग सुन बहुत अच्छा रहे। मैं एक व्यंग सुनाकर अपना स्थान लेना चाहता हूँ। फिर कभी जब अगले साल आप रविंद्र भाई बुलाएंगे तो आपको घंटों सुनाऊंगा, क्योंकि मेरी भी ट्रेन है सुबह। कल देहरादून के कवि सम्मेलन में मुझे भी जाना है। एक कविता आपको सुना रहा हूँ और
आपने हास्य पर, लाफ्टर पे जितना आपने सुना, कविताओं को भी आपने उतना ही अच्छा सुना। एक व्यंग सुनाकर मैं अपना स्थान लेना चाहता हूं, सुनिएगा। नशे में हिलता हुआ एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोला गुरु कहां? मैंने कहा कवि हूं, भटक गया हूं। बोला कवि होकर भटक गए? अगर आपको लगे लाफ्टर में जाने के बाद भी अगर ये व्यंग सुना करके अपना स्थान ले रहा है तो अतिरिक्त आशीर्वाद मैं आपका लेना चाहता हूं। प्रबुद्ध वर्ग, पढ़े लिखे लोग, सारे लोग बैठे हैं। नशे में हिलता हुआ एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोला गुरु कहां? मैंने कहा कवि हूं, भटक गया हूं। बोला कवि होकर भटक गए हो? बोला कवि होकर भटक गए हो? वैसे आजकल ज्यादातर कवि भटक गए हैं, मैं अपने ऊपर व्यंग्य करने की हिम्मत करता हूं। वैसे आजकल ज्यादातर कवि भटक गए हैं, अपने स्वार्थ में अटक गए हैं। हास्य का कवि जुगाड़ से खुद को भुना रहा है, कविता की जगह पता नहीं क्या क्या सुना रहा है। वीर रस के कवि वो तो चिल्लाना ही अपनी आन समझते हैं, खुद को दारा सिंह पत्नी को पाकिस्तान समझते हैं। इनका तो बस नहीं चलता, नहीं जा चीन है वहां चट्टा बना दे, माइक को ही तोड़ के कट्टा बना दे। गीतकार सीधे साधे बेचारे जिंदगी के मारे, इनको केवल प्रेमिका की गम सताते हैं। ये गोभी को फूल को भी चमेली का बताते हैं। खैर छोड़ो, तुम किस विधा के कवि हो? मैंने भूलते हुए कहा वीर रस का। बोला वीर रस के कवि होकर डर रहे हो, फिर क्यों देश के लिए मर रहे हो? कवि हो तो प्रूफ करके बताओ, कोई अच्छी सी कविता सुनाओ। मैंने कहा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इतना सुनते हमारे पास आया। व्यंग अगर आपके कलेजे में लग जाए तो मैं पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं। व्यंग अगर समझ में आ जाए तो ही ताली बजाना। मैंने कहा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इतना सुनते हमारे पास आया और जोर से चिल्लाया। बोला क्या नशे में समझ रहे हो? और हमें कितना भी नहीं मालूम कि जहां के बच्चे पेट भरने के लिए अल्लाह का नाम लेते हैं, चलती ट्रेनों में सूरदास की लाठी थाम लेते हैं, और जहां का नेता अपने ही देश को डायन कहेगा तो क्या वहां का झंडा ऊंचा रहेगा? सल्यूट करता हूं आपको। जब कोई नेता अपने ही देश को डायन कहेगा तो क्या वहां का झंडा ऊंचा रहेगा? हमने कहा गुरु कुछ आप ही बताएं। बोला जिस दिन देश में बेरोजगार आत्महत्या की जगह रोजगार पाएगा, गरीब 2 वक्त की रोटी खाएगा, किसी कन्या को भ्रूण में हम मारेंगे नहीं, किसी जयचंद से जब हम हारेंगे नहीं, धर्म के नाम पे जब हम बांटे नहीं जाएंगे, हमारे सैनिकों के सर जिस दिन काटे नहीं जाएंगे, और अपनी ही मां के लिए किसी के मुंह में जब गाली नहीं होगी, रक्षा सौदों में जिस दिन दलाली नहीं होगी, जिस दिन देश का हर एक व्यक्ति अपनी ही स्वेच्छा से वंदे मातरम कहेगा, मेरे मित्र, उस दिन देश का झंडा ऊंचा रहेगा। उस दिन देश दोस्तों, अब मंच पर 2 कवि शेष हैं, वो दोनों ही विशेष हैं, और तीसरे हम तो अवशेष हैं। हाँ, तो मैं आवाज देना चाहता हूं कि ऐसी शख्सियत को जो पुलिस विभाग में है, मगर साहब वो पुलिस में थानेदार है, मगर शानदार है और जानदार है और ईमानदार है। ये सबसे बड़ी बात है। एक ऐसे कवि को आवाज देना चाहता हूं जिसकी कलम पूरे देश में, जिसकी कलम की धाक है, जिसका नाम होता है भाई आशीष पटेरिया। मैं 4 पंक्तियों के साथ, आप देखिए पुलिस वाले भी कितने संवेदनशील होते हैं, तब मैं 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूं कि शाख पर यदि एक भी पत्ता हरा रह जाएगा, शाख पर यदि एक भी पत्ता हरा रह जाएगा, खुशबुओं का एक अनोखा सिलसिला रह जाएगा, और बो रहा हूं बीज कुछ संवेदनाओं के यहां, मैं रहूं या ना रहूं मेरा पता रह जाएगा। आप जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई आशीष पटेलिया। आइए आशीष। मंच को प्रणाम, मंच पर बैठे सरपंचों को प्रणाम, यहाँ उपस्थित जनता को प्रणाम। मैं पुलिस विभाग से आता हूँ तो अपनी बात वहीं से शुरू करता हूँ बिना किसी भूमिका के। अभी पुलिस वाले यहाँ बैठे हैं, सारी रात आपके साथ जाग रहे हैं, उनकी पीड़ा को मैं यहाँ व्यक्त करता हूँ कि लाख तोहमतें खाकर भी हम चौराहों पर खड़े रहे, लाख तोहमतें खाकर भी हम चौराहों पर खड़े रहे, धूप खाई बरसात झेली ठंड में भी यूं ही खड़े रहे, कुछ दिन तो गुजारो साथ हमारे, बच्चे अक्सर ये कहते रहे, हम फिर भी मगर आप ही के साथ खड़े रहे, हम फिर भी मगर आप ही के साथ खड़े रहे। न दिन हमारा हुआ न रात हमारी हुई, न दिन हमारा हुआ न रात हमारी हुई, न होली न दिवाली कभी बच्चों के साथ हुई, सावन में भी हाथ राखी को तरसते रहे, हम फिर भी मगर आप ही के साथ खड़े रहे, हम फिर भी मगर आप ही के साथ खड़े रहे।
पत्रकारिता की चली थी, सभी ने बात कही, तो गजलों के शेर व्यंग के रूप में यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुओं को देना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज की जो पत्रकारिता रह गई है वो सनसनी फैलाने की जिम्मेदारी की पत्रकारिता बहुत कम बची है। यहाँ पत्रकार बंधु सारे बैठे हैं, ज्यादा भूमिका न बनाते हुए सीधे गजल के दो शेर पढ़ता हूँ कि राम राज है चारों तरफ, क्या बात।